कि मुस्लिम समाज के लोग उसको ज्यादा लाइक करते हैं जो कट्टरपंथी होता है। पर कट्टरपंथी जो मुसलमान है उसकी औरत चुनाव ना जीत जाए तो मैंने उनको बोला बीजेपी को वोट ट्रांसफर कर दो। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों के बिगुल बजने की बात हो या फिर हरियाणा में चुनावी बिसात बिछने की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने की बात हो या फिर अगले कुछ सालों में दिल्ली के अंदर होने वाले चुनावों की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की चुनाव की बात हो या फिर 2027 में उत्तर प्रदेश के ही विधानसभा चुनावों की बिसात बिछने को लेकर हो रही सरगर्मियों की बात हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी कील काटे दुरुस्त कर रहे हैं और हर पॉलिटिकल दल अपने वोट बैंक को सहेजने की और समेटने की और बनाए रखने की कोशिश में जुट गया है। भाजपा के लिए अपना कोर वोट बैंक भले ही पूरी तरीके से हिंदू समाज को वो लोग मानते हो और हिंदुत्व के एक तरह से एजेंडे पर वो लोग काम करते हो, लेकिन और पॉलिटिकल दल भी जो सियासी जो एक तरह से दल हैं वो भी अपने अपने वोट बैंक को कहीं ना कहीं सहेजने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस की या फिर बीएसपी की या फिर अभी हाल ही में छोटे छोटे दलों के तौर पर जो लोग उठे हैं उनमें चंद्रशेखर रावण की बात हो। चंद्रशेखर रावण जो हैं वो भी दलित और मुस्लिम समाज को एक तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं खास तौर से सभी लोगों से मुखातिब तो हूं, लेकिन खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों से एक तरह से कुछ वार्ता करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। आप देखेंगे जब जब चुनाव आएंगे तो मुस्लिम्स के इश्यूज को लेकर और मुस्लिम्स के साथ मुस्लिम समाज के साथ लोग हमदर्दी की भी बात करेंगे, उनको रिझाने की भी बात करेंगे, बीजेपी से डराने की बात करेंगे और बीजेपी को हराने का ठेका देने की बात करेंगे और सब लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे। कांग्रेस अपने आप को सबसे बड़ा हमदर्द बताएगी, समाजवादी पार्टी प्योरली अपने आप को मुस्लिमों का ठेकेदार बताएगी और बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करेगी। और अगर बात करें अभी जो नया दल एक तरह से खड़ा हुआ है और आजाद समाज पार्टी, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि दलितों के साथ उनके साथ मुस्लिम जुड़ जाएं ताकि उनका कहीं ना कहीं वर्चस्व एक तरह से अपना वजूद बन जाए। हालांकि बीजेपी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, इनमें आप अगर फर्क निकालने की कोशिश करेंगे, इनकी पॉलिसीज की बात करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। ये सब एक ही तस्वीर के या एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू होंगे और आपको थोड़ा सा बदलाव नजर आएगा तो कहीं ना कहीं सबके साथ जो उनकी झोली में आपको देने के लिए पिटारे में जो भी कुछ है वो एक सा नजर आएगा, एक सा मटेरियल नजर आएगा। अगर आप बीजेपी को क्रिटिसाइज करने के लिए गुजरात की बात करते हैं या मॉब लिंचिंग की बात करते हैं या तमाम चीजों की बात करते हैं तो ये बात सही है कि इसको लेकर बीजेपी पर तरह तरह के आरोप भी हैं और वो अपने इन आरोपों से इनकार भी नहीं कर सकती और बाहर भी नहीं निकल सकती। और मुस्लिम समाज को भरोसे में लेने के लिए बीजेपी को इन तमाम मुद्दों पर खुले मन से बात भी करनी होगी और ये बताना होगा कि आखिर उसकी पॉलिसी क्या है। क्योंकि जिस तरह से अगर आप बात करें बुलडोजर की या फिर मॉब लिंचिंग की या और तमाम चीजों की तो उसमें लगता है कि मुस्लिम समाज खास तौर से निशाने पर रहा है। चाहे रेप के मामले में हो या फिर एनकाउंटर के मामले में हो, अगर कोई खास नाम आ जाता है तो उसके पैर में गोली भी लगती है और गोली लगने वाले लोगों की अगर आप तादाद देखेंगे तो उनके नाम आप देखने के बाद चौंकेंगे और आपको समझ में आएगा कि बीजेपी शासित राज्यों में या बीजेपी की जहां जहां चल रही है वहां पर मुस्लिम समाज कथित तौर पर भी और प्रत्यक्ष तौर पर भी निशाने पर नजर आता है। लेकिन जो लोग इस बात को लेकर अपने आप को एक तरह से सेहरा पहनाने की कोशिश करते हैं, जरा उनको भी आप एक तरह से नाप लीजिए, तोल लीजिए। कांग्रेस के पूरे कार्यकाल की आप बात करें तो आसाम नरसंहार की बात हो, नेल्ली नरसंहार की बात हो, मुरादाबाद एक तरह से ईद के दिन जिस तरीके से ईदगाह के अंदर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और मेरठ की बात करें, मलियाना की बात करें, तो ये तमाम वो सीरीज है जिसको आप अगर देखेंगे तो शायद आप चौंक जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि ये किसकी बुराई हो रही है और किस सिक्के की हम बात कर रहे हैं। इधर भी यही और इधर भी यही। अगर बात करें मुस्लिम समाज को कानून के नाम पर जिस तरीके से कांग्रेस ने कंट्रोल करने की कोशिश की वो भी सबको याद है, और जिस तरह से पीएसी को लेकर बदनाम कांग्रेस हुई थी वो भी सबको याद है। कोई 2000 साल पुरानी बात नहीं, अभी कुछ दशकों की बात हम आपसे कर रहे हैं।
इसके अंदर आप बात करें पोटा की बात करें, टाडा की बात करें या मीसा की बात करें, ये वो कानून थे जो कि कांग्रेस कार्यकाल में लाए गए। अगर इधर वर्तमान में कानून को लेकर आप चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो वहां पर भी आपको पोटा नजर आएगा, टाडा नजर आएगा और तमाम चीजें नजर आएंगी। और अगर आप बात करेंगे अखिलेश भैया की, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी तो अब नहीं रहे हैं, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी जो कुछ हुआ वो मुसलमानों के लिए कितना कुछ था वो आप जानते हैं। जहां तक सवाल है वर्तमान में भी अगर आजम खान साहब के लिए अखिलेश यादव उस गर्मजोशी के साथ निकले होते जिस गर्मजोशी के साथ उन्होंने और लोगों के लिए पैरवी की है तो शायद स्थिति कुछ और होती। और भी तमाम चीजें हैं, अगर नाम लेने पर आएंगे तो बहुत नाम आ जाएंगे। लेकिन बहन जी को लेकर भी थोड़ा सा लोगों के मन में भ्रांति रहती है। कभी कभी वो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। मैं पहले आपको दो उनकी मीठी मीठी बातें सुनवा देता हूं। पहले आपको चंद्रशेखर रावण जी की बात सुनवाता हूं। वो इसलिए जरूरी है कि अभी दुकान उनकी नई खुली है, लेकिन उनकी दुकान में भी आपके लिए लॉलीपॉप भी है और टॉफी भी है और मीठी मीठी गोलियां भी हैं। पहले उनकी गोली सुन लीजिए, मतलब गोली सुन लीजिए, फिर आगे बहन जी की भी बात सुनाऊंगा। मैंने ये बात पूछी नेशनल मीडिया पे, अगर आप में से कुछ इतने लोग बैठे अपने किसी नेता से पूछे, पुराण नहीं थे, किसी हैसियत का हो, अगर उसके अंदर हिम्मत हो तो सवाल मुझसे दिखाए जो मैंने पूछा। भाई हिंदू धर्म की आस्था का, देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कहीं और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रुकावट ना, तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, ये वहीं पढ़ो, ये वहीं पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों, ये क्या देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, किसी को बुरी लगी, हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को बुरी लगी ये बात। अगर 20 मिनट उनकी नमाज के लिए व्यवस्था हो जाए, 20 मिनट को अगर रास्ता बदल जाए, किसी को बुरा लगेगा। और अगर कोई कहता हो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति कि भाई मैं इससे सहमत नहीं, तो वो भी अपने धर्म के साथ नहीं है। क्योंकि अगर उनका मजहब ये सिखाता हो कि किसी दूसरे को परेशान करके या उसको पीड़ा देकर खुश हो, तो ये मैं नहीं मानता इस बात को। जी हाँ, ये थे चंद्रशेखर रावण जी। अभी एक सीट लेकर खुद ये संसद में पहुंचे हैं, लेकिन इनके तेवर ये बता रहे हैं कि ये दलित समाज को भले ही इस तेजी से जोड़ ना पाए हों, लेकिन ये मुस्लिम समाज के लिए बहुत खास प्लानिंग रखते हैं। ये प्लानिंग कभी बहन जी के भी पास होती थी और बहन जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती थी, और अभी उन्होंने हाल ही में 2024 के चुनावों में कुछ मीठी मीठी बातें मुस्लिम समाज के लिए हमदर्दी भरी की हैं। ये जरा आप सुनिए बहन जी के बयान। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी लगभग बंसाई हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही, धर्म की आड़ में, और उसमें भी खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुर्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और अब इन्हीं बहन जी का आप एक ट्वीट देखिए, मैं आपको पढ़कर सुना दूंगा, आप समझ लीजिए, मैं इसको नरेट करूंगा। आप देखिए, उन्होंने कहा कि हमने मुसलमानों को बहुत टिकट दिए, लेकिन उन्होंने हमसे धोखा किया। उनके मतलब ट्वीट का जो लब्बे लुबाब है यही है, और अब हम आगे उनको टिकट देने के लिए सोचेंगे, और बहुत कुछ उन्होंने एक तरह से अपमानजनक भाषा में बात की। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में बहन जी खाता खोलने के लिए भी कहीं ना कहीं तरसती रही, और उन्होंने सारा ठीकरा कुछ ही मिनट बाद, इलेक्शन के रिजल्ट आने के तुरंत बाद, उन्होंने सारा ठीकरा मुस्लिम समाज पर फोड़ दिया। और आखिरी पैराग्राफ जो उनके ट्वीट का है उसमें उन्होंने मुस्लिम समाज को जितना अपमानित किया, उसके बाद भी अगर कोई मुस्लिम नेता
वहां पर वकालत करता है या कोऑर्डिनेटर बनता है या मुसलमानों को जोड़ने के ठेका लिए घूमता है, तो उसको भी शर्म आनी चाहिए और मुस्लिम समाज को कम से कम ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। चाहे वो, मैं नाम लूंगा तो आप भी थोड़ा सा चौंकेंगे, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई वहां मुस्लिम राजनीति के नाम पर कुछ तलाश कर रहा है तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे भूस में से सुई ढूंढना। अब बहन जी के आपको मैं 2 बयान और सुनवा देता हूं, ये बयान जरूर सुनिए, गौर से सुनिए। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट और है, ये हमारा छोटा सा मंच है, छोटा सा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और मजबूती से आपके साथ अपनी बात को रख सकें और आपकी बात को रख सकें। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप गाइड कीजिए और अपने राय दीजिए ताकि हम उसमें और सुधार कर सकें। तो ये जरा बयान सुनिए बहन जी के और फिर आप समझने की कोशिश कीजिए कि कभी कुछ, लेकिन हार का ठीकरा तो यार आपके सिर पर ही है। कुल मिलाकर मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ तो लगा रहा, किंतु इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया और इनके इस गलत फैसले से बीएसपी को बड़ा भारी नुकसान ये हुआ कि बीएसपी समर्थक अपर कास्ट व ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों में भी ये डर फैल गया कि सपा के सत्ता में आने से दोबारा यहाँ जंगल राज आ जाएगा और फिर ये लोग भी भाजपा की तरफ चले जाएंगे। इस प्रकार से भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम समाज ने बार बार आई हुई पार्टी बीएसपी से ज्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की है। यह काफी कड़वी व सीख लेने वाली भी है, जिसकी सजा बीएसपी को मिली है कि हमने पे भरोसा किया। जिसकी सजा बीएसपी को मिली है वह काफी कड़वी व सीख लेने वाली भी है। आपने बहन जी का ये बयान सुना, अब आपको एक और बड़ा गंभीर बयान सुनवाता हूं। अक्सर लोग कहते हैं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, ये आरोप हो सकता है, बहन जी उसकी सफाई भी दे सकती हैं और बहुजन समाज पार्टी के लोग भी सफाई दे सकते हैं, लेकिन जरा इस बयान को सुनिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर बी टीम है कि नहीं। और मुस्लिम समाज को इससे ज्यादा कभी किसी ने शायद अपमानित नहीं किया होगा जितना इस बयान में बहन जी ने किया है। उनकी सोच, उनका रिफ्लेक्शन आप देखिए, चाहे अब कोई भी आ जाए। आकाश आनंद जी के साथ सामने शायद सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि इस तरह के बयानों पर वो कब सफाई देंगे और कब वो मुस्लिम समाज से बताएंगे कि मुस्लिम समाज कट्टरपंथी नहीं है और उसकी सोच कट्टरपंथी नहीं है। जरा बयान सुनिए और फिर आप समझने की कोशिश कीजिए कि मुस्लिम समाज के लोग उसको ज्यादा लाइक करते हैं जो कट्टरपंथी होता है। पर कट्टरपंथी जो मुसलमान है इसकी औरत चुनाव ना जीत जाए तो मैंने उनको बोला बीजेपी को वोट ट्रांसफर कर दो। तो मेरठ के अंदर फिर जो सुन कास्ट के लोगों ने, मुसलमानों ने तो नहीं किया, वो तो कट्टरपंथी को गया, लेकिन मेरे कहने पर सुन कास्ट और बैकवर्ड क्लास का जो अपर कास्ट का वोट जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ था तो वो बीजेपी को हमने ट्रांसफर करा दिया। हमने आपसे अभी जो तमाम चीजें रखी हैं वो आपको एक तरह से आईने की तरह देखना होगा और आपको समझना होगा कि इस आईने की सच्चाई क्या है। आपको असल तस्वीर आपके सामने रख दी है, इन लोगों के चेहरे आपके सामने रख दिए हैं जो कभी हमदर्द होते हैं, कभी कुछ होते हैं। हालांकि बयान राहुल जी के भी हैं, बयान अखिलेश जी के भी हैं, उनके तमाम रिकॉर्ड्स भी हैं। कहां कहां उन्होंने, अगर बात करें राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी वहां उस जमाने में कितने दंगे या कितने ऐसे मामले हुए जिसमें राहुल जी गए या प्रियंका जी गई या नहीं गई। वो अगर हाथरस कांड पर जाने के लिए बेचैन हो जाती हैं और वो कहती हैं कि मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता, लखीमपुर में जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो उनको आज तक मलियाना जाने से किसने रोका है, मेरठ जाने से उनको किसने रोका है, हाशिमपुरा में और मुरादाबाद की ईदगाह में मारे गए लोगों से मिलने के लिए उनको किसने रोका है, आसाम के अंदर हजारों लोग नल्ली नरसंहार में मारे गए, उनको अब तक किसने रोका हुआ है। लेकिन जबानी जमा खर्च वो करते रहते हैं। और आपको एक चीज और याद दिला दूं, अभी 2 दिन पहले राहुल जी ने कश्मीर के अंदर बयान दिया कि मुझे कश्मीरी लोगों से प्यार है क्योंकि वहां पर चुनाव है। ये प्यार अगर बात करें तो कश्मीर को कश्मीर बनाने के लिए, कश्मीर के हालात को वहां तक ले जाने में अगर बात करें और लोगों का जितना रोल है उसमें कांग्रेस पर भी इल्जाम कम नहीं है। और उसी दौरान मध्य प्रदेश के अंदर एक शख्स के ऊपर बड़े इल्जाम लगे, वो भी इसलिए कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी जगह पर गुस्ताखी की गई, कोई बयान दिया गया और उसकी प्रोटेस्ट में मध्य प्रदेश के अंदर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इस दौरान कुछ शरारती लोगों ने थाने पर कथित तौर पर हमला किया। उस वीडियो के अंदर जो लोग आ रहे थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई और जिस तरह से बुलडोजर से इंसाफ किया गया वो कानून का मसला है, अदालत का मसला है, लेकिन वो शख्स कांग्रेसी था। कांग्रेस के न युवराज का कोई बयान आया और न कोई दीदी का बयान आया। इन दोनों मामलों पर इनका कोई बयान नहीं है और दीदी तो आधी आबादी की बड़ी वकालत करती थी और तमाम अभी जो मामले चल रहे हैं वो पूरे देश में चल रहे हैं। दीदी का बयान अभी तक आपने नहीं सुना। दीदी मतलब प्रियंका गांधी जी, उनका बयान नहीं आया। ये मुसलमानों को कितने हमदर्द हैं इस पर मैं आपसे कभी भी डिबेट करने को तैयार हूं किसी भी कांग्रेसी से, क्योंकि ये जब जब चुनाव आएंगे तब तब हमदर्द बनकर जरूर आएंगे। आपको मैं न कांग्रेस का विरोध करने को कह रहा हूं, न मैं आपसे समाजवादी पार्टी का विरोध करने को कह रहा हूं और ना ही मैं बीजेपी को हराने की ठेकेदारी लेने को कह रहा हूं, ना बीजेपी की मैं आपसे वकालत कर रहा हूं, ना मैं उसका अंधभक्त हूं। आप जहन को खोलिए, अपने उस वोट को, अपने उस संवैधानिक अधिकार को इस्तेमाल करने से पहले मंथन कीजिए और सोचिए कि आपको क्या चाहिए। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको जो पावर्स हैं या जो आपको अधिकार दिए गए हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा, उनको आप समझिए, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपके अंदर शिक्षा होगी, ज्ञान होगा तो आपको ये तमाम लोग इधर से भी और इधर से भी न बेवकूफ़ बना पाएंगे और न डरा पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बनाकर राजनीति करना चाहते हैं और कुछ लोग डराकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ये वीडियो समझने का है, आपको जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सब्र के साथ और समझदारी के साथ सोचिए कि आने वाले दिनों में या हमेशा ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहेंगे, चुनाव होते रहते हैं। ऐसे में आप अपने वोट की ताकत को समझिए और अपनी ज़रूरत को समझते हुए उसका इस्तेमाल कीजिए। बहरहाल आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।